स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, यह हमारा हिस्ट्री का 5th चैप्टर का 8th नंबर वीडियो है और जो लास्ट वीडियो रहेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 5th चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले इस चैप्टर का 1 से लेकर 7th नंबर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस सारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हो। उसके बाद ये 8th नंबर वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है आप लोग को? तो देख लेते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने किया था। शांति निकेतन आश्रम मतलब एक जगह की स्थापना, उसी में 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, आश्रम विद्यालय की स्थापना किया था शांति निकेतन में। और छोटा सा विद्यालय था, उस समय 5 बच्चों को लेकर उन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे वो विद्यालय क्या बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। फिर उस विद्यालय को क्या किया गया, थोड़ा विकसित किया गया, उसका नाम बदल के विश्व भारती रख दिया गया। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को आज क्या करना है, पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं विश्व भारती क्या है। विश्व भारती 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के आश्रम विद्यालय की विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। मतलब आश्रम विद्यालय को होगा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, को विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल दिया। मतलब विश्व भारती की स्थापना कब हुई, ऐसे तो स्थापना नहीं हुई, उसी विद्यालय को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा बड़ा करके क्या कर दिया गया, नाम बदल के विश्व भारती रख दिया गया। लेकिन एमसीक्यू में अगर आपसे पूछेगा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई तो आप बोलिएगा 1901 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब ये आश्रम विद्यालय और विश्व भारती में क्या अंतर था, दोनों विद्यालय में क्या अंतर था। आश्रम विद्यालय में जैसा कि तुम लोग को पता है 5 बच्चों को लेकर स्टार्ट किया गया था, तो समझ सकते हो वो विद्यालय क्या था, थोड़ा छोटा था, उसमें उतनी सामग्री नहीं थी, उतने सिलेबस उस समय नहीं थे, उतने टीचर वहां पे नहीं पढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो विद्यालय क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर के कठोर परिश्रम के कारण वो विद्यालय धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बंगाल में या पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस बच्चों में अधिक उस आश्रम में या उस विद्यालय में अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा और अलग अलग जगह बनाए। ठीक है, अलग अलग वहां पे क्या कहे, रूम बनाए। ठीक है, सामग्री वहां पे ऐड किए और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसी आश्रम विद्यालय का नाम बदल के क्या रख दिया, विश्व भारती रख दिया। ठीक है, इसके लिए उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है इतना बड़ा अगर हम स्कूल खोलेंगे, नॉर्मल सा बात करें तो इतना बड़ा स्कूल खोलेंगे तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो थोड़ा पैसा क्या होगा, थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, आर्थिक कठिनाई मतलब थोड़ा बहुत पैसा का इधर उधर होना पड़ा। मतलब उनके पास थोड़ा पैसा कम पड़ गया, थोड़ा आर्थिक उनके पास थोड़ा पैसा कम गया, जिसके कारण क्या हुआ, थोड़ा आर्थिक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ेगा इस समय ये खोलने के लिए। किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के साथ जो धनराशि उन्हें मिली थी उसको विश्व भारती के प्रचार प्रसार में लगा दिया। जैसा कि आपको पता है गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में उन्हें क्या मिला था, एक नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि जो उनकी काव्य रचना है उसके लिए 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा जनरली। ठीक है, तो क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार के साथ साथ कुछ पैसे भी दिए गए थे। किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए गए थे। उन पैसों को उन्होंने क्या कर दिया, जब इन्होंने विश्व भारती विद्यालय खोला तो उसके प्रचार प्रसार में, मतलब उस विद्यालय में उसको बड़ा करने में और उसको एडवर्टाइजमेंट में, प्रसार मतलब उसको एडवर्टाइज करना, उसको पूरा लोगों के जन लोगों के पूरे भारतवर्ष में उसको फैलाने के लिए सारे पैसों को उन्होंने क्या कर दिया, लगा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों को वातावरण में शिक्षा देने के लिए 1901 ईस्वी में शांति निकेतन में आश्रम विद्यालय की स्थापना किया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर उनके मन में यह विचार आया कि पूर्व और पाश्चात्य देशों के लोगों के मध्य जो अंतर है उसे केवल शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आश्रम विद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आश्रम विद्यालय को, यहाँ पे थोड़ा को होगा, आराम से कर लिए, को विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या, जब रविन्द्र देखा कि भारत में पाश्चात्य तरीके से शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीयों को भारतीय संस्कृति से शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आश्रम विद्यालय की स्थापना किया, जिसमें रामायण, महाभारत और भारत की विभिन्न जो प्राचीन संस्कृति है उन सब तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ठीक है,
भारत मतलब एशियाई जो देश है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी देश, ठीक है, और जो अंग्रेजों का देश है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश, ठीक है। तो पूर्वी देश और पश्चिमी देशों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। अंग्रेजों का रहने का, पढ़ने का, ठीक है, लिखने का, खाने का सारा तरीका अलग है, और हम भारतवासियों के मतलब पूर्वी जो देश है उनका जो रहने का, खाने का, पीने का सारा तरीका क्या है, अलग है। तो यहाँ पे उस समय क्या होता, बहुत ज्यादा भेदभाव, अभी भी देखते होंगे जो हम लोग का भारतीय लोग हैं, अंग्रेजों में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा क्या है, भेदभाव है। तो उस समय भी यही हो रहा था, जो भारतीय यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजों के देश में जाते थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, ठीक है, कि तुम भारतीय है, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा हम लोग अभी उनके जो आश्रम विद्यालय में अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पूर्वी मतलब हमारे जो भारत जैसे जो देश, एशियाई देश, ठीक है, उस प्रकार की संस्कृति, उस प्रकार की सभ्यता का ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और अंग्रेजों से ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी अंग्रेजों और इनमें क्या है, बहुत ज्यादा भेदभाव है। तो इस भेदभाव को उन्होंने मिटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपना जो आश्रम विद्यालय है उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, पाश्चात्य तरीके से जो शिक्षा दिया जाता था उसको थोड़ा बहुत ऐड किया, जो अच्छी चीजें थी उन सब चीजों को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हो, ऐड करना मतलब मिला दिया। पहले यहाँ पे पूर्वी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, पूर्वी जो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता है उस तरीके से आश्रम विद्यालय में पढ़ाया जाता था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा कि पूर्वी लोगों और जो पश्चिमी देश के लोग हैं उन लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव है, ठीक है। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए जो आश्रम विद्यालय में उन्होंने क्या कर दिया, पाश्चात्य तरीके से भी शिक्षा का स्टार्ट या शुरुआत कर दिया। किन्होंने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, इस विद्यालय को थोड़ा बड़ा किया और इसका नाम भी बदल दिया। क्या बदल दिया, आश्रम विद्यालय को विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया, मतलब उस नाम से उसको परिवर्तित कर दिया। अब विश्व भारती विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें जो पश्चिमी सभ्यता अंग्रेजों का देश है उस संस्कृति से संबंधित भी अच्छी अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जाने लगी, जहां दुनिया के विभिन्न देशों के लोग साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। और ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे भाषा का ज्ञान प्राप्त करते थे, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करते थे, कला मतलब चित्रकला, जो संगीत होता है, जो नृत्य होता है, ये सब क्या है, कलाएं हैं, ठीक है, आर्ट है, ठीक है। इन सब की कला भी, मूर्ति बनाना, ये सारी कलाओं का ज्ञान यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय में लोगों को दिया जाता था, ठीक है। और विज्ञान की पढ़ाई पश्चिमी सभ्यता में बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, विज्ञान की पढ़ाई को भी यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसके कारण ये जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। विद्यालय क्या उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते थे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। 1951 ईस्वी में इसे केंद्रीय विद्यालय में बदल दिया गया, ठीक है। क्या हुआ, विश्व भारती को केंद्रीय विद्यालय समझते हो, केंद्रीय विद्यालय मतलब ऐसा विद्यालय जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट का राज नहीं चलेगा। देखो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे विद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय है उसमें किसका राज चलता है, किसकी शासन चलता है, उसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ का जो मिनिस्टर है, वो लोग नियम कानून लाएंगे कि स्कूल कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब परीक्षा होगा, ये सारा चीज निर्णय कौन करते थे, वो लोग करते थे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय, अभी भी देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे। केंद्रीय विद्यालय ऐसा विद्यालय जहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनका यहाँ पे क्या चलेगा, शासन चलेगा। वो निर्णय करेंगे कि अगर ये विद्यालय बंगाल में है ना, तब भी बंगाल का जो नेता होता है, जो भी मुख्यमंत्री है, वो जो भी शिक्षा मंत्री है, उनका कोई नियम कानून यहाँ पे नहीं चलेगा। केंद्रीय अगर विद्यालय है तो बंगाल में या किसी भी राज्य में रहने के बावजूद भी उस पर किसका शासन चलेगा, शासन बनना मतलब उसके नियम कानून क्या होगा, उसमें कैसे होगा, सब कुछ अरेंजमेंट, वो सारी चीजें कौन देखभाल करेगा, वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री है या भारत के शिक्षा मंत्री, वो सब इन सब चीजों को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। उसी विद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो 1951 ईस्वी में ये सरकार के हाथों चले गया, ठीक है, और सरकार ये क्या बन गया, केंद्रीय विद्यालय बन गया। मतलब 1951 बोलेगा विश्व भारती कब केंद्रीय विद्यालय बन गया, तो 1951 ईस्वी में विश्व
भारती जो विद्यालय था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नियंत्रण में चल रहा था, वो धीरे धीरे ऐसे करते करते लास्ट में किसके नियंत्रण में चला गया? वो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनके नियंत्रण में चला गया। और जो सरकार है, केंद्र में बैठा जो सरकार है, सेंटर में बैठा जो सरकार है, वही ये निर्णय करेंगे कि इसमें क्या होगा। उसकी देखभाल का सारा जिम्मा किसके अंतर्गत चल गया? सरकार के अंदर चल गया। तो समझ में आया? पहले क्या हुआ? आश्रम विद्यालय, जो आश्रम विद्यालय 1901 में खुला, फिर आश्रम विद्यालय क्या बन गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में बन गया। फिर ये चीजें किसके अंतर्गत चली गई? 1951 में ये केंद्रीय विद्यालय बन गया, मतलब सरकार के अंदर चला गया। केंद्रीय विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें सरकारी बच्चों को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें तुमको आगे मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती के बारे में तो तुम लोग जान गए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? मानव, प्रकृति और शिक्षा को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे कि मानव जो होता है, प्रकृति और शिक्षा, ये तीनों आपस में क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है, तीनों आपस में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या विचार थी, उनकी क्या धारणा थी? ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव, प्रकृति और शिक्षा को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार है कि एक मानव प्रकृति के मध्य रह के शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है, ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार है, उसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्या थे उसको थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको तो बना के आप लिख ही दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, प्रकृति मनुष्य का सबसे सुंदर शिक्षक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि अगर आपका एक व्यक्ति का सबसे अच्छा शिक्षक अगर कोई है, टीचर कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति मतलब कोई व्यक्ति नहीं, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो नेचर है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु है, उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? हमारी प्रकृति, नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि एक मनुष्य का प्रकृति से अच्छा कोई शिक्षक ही नहीं हो सकता। भैया शिक्षक प्रकृति थोड़ी ना हमें पढ़ाएगा, लिखाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्यों बोल दिया? तो देखो क्या बोल दिया। शिक्षक मतलब क्या होता है? वे लोग या कोई भी चीज जो तुम्हें किसी चीज के बारे में शिक्षा दे, ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें पढ़ाए, लिख के पढ़ाए, किसी भी चीज का अगर तुमको ज्ञान करवाए, शिक्षा दे, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएंगे? शिक्षक कहलाएंगे। तो प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करवाती है, ज्ञान देती है, इसलिए प्रकृति को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोल दिया? शिक्षक बोल दिया। देखो किस प्रकार प्रकृति से मनुष्य जितना सीख सकता है उतना ज्ञान मनुष्य को और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीव जो प्रकृति में उपस्थित है वह मनुष्य का शिक्षक है। हर जीव जो प्रकृति में क्या है? उपस्थित है, वो हर जीव मनुष्य का क्या है? शिक्षक है। एक व्यक्ति हमारे आसपास के जो माहौल है उससे जितना सीख सकता है ना, कोई भी टीचर दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर हो उसको वो उतनी चीजें नहीं सिखा सकते, उतना ज्ञान उसको नहीं दे सकता। यहाँ का जो हर जीव है, हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में निवास करने वाला हर एक जीव जंतु मनुष्य का क्या है? शिक्षक है। वो हर जीव जंतु मनुष्य को किसी ना किसी चीज की क्या देती है? शिक्षा देती है, इसलिए वो क्या है? शिक्षक। अब किस प्रकार से उसको आगे देखते हैं। मनुष्य छोटे से चिड़िया से सीख सकता है कि किस प्रकार भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मनुष्य, ठीक है, जैसे ये सब चीजें हैं, ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, तुमको किताबों में नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो हम प्रकृति से कैसे किसी भी चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोग को पता है, अगर सुबह सुबह उठोगे तो देखोगे अगर कोई चिड़िया रहता है तुम्हारे आसपास तो सुबह सुबह लोग उड़ जाता होगा, घोंसला लोगों का खाली हो जाता है। क्यों खाली हो जाता है? क्योंकि उस समय सुबह सुबह उठ के ही क्या हो जाता है? वो दाने की, छोटे छोटे दानों की तलाश में क्या होते हैं? बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब उस चिड़िया से हम लोग सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भोजन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया जाता है। भाई इतना छोटा चिड़िया जब अपने भोजन की तलाश में दूर दूर तक वो क्या करते हैं? भ्रमण करते रहती है, छोटे छोटे दानों को चुनते रहती है। तो उस प्रकार जो मनुष्य, इतना बड़ा मनुष्य है, वो भी, इसको भी क्या करना चाहिए? अपने भोजन की तलाश में क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ से चिड़िया से हम ये चीज तो सीख गए ना कि किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। समझ सकते हो? तो जिस चीज से हम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षक। तो यहाँ पे ये चिड़िया क्या कहलाएगा? हमारा शिक्षक। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि प्रकृति का हर जीव हमारा क्या है? शिक्षक। जैसे ये चिड़िया क्या? हमारा शिक्षक। ठीक है, मनुष्य लोमड़ी से
सीख सकता है कि किस प्रकार से समूह बनाकर परिवार में रहा जाता है। तुम लोग अगर कार्टून वूटून देखते होगे, मोगली वोगली वाला, ठीक है, मोगली वाला जो कार्टून आता है उसमें देखना लोमड़ी का झुंड रहता है, जिसमें क्या होता है सारा लोमड़ी एक साथ मिलकर क्या करता है, शिकार करता है, ठीक है। तो लोमड़ी से हम लोग सीख सकते हैं, जो छोटा सा लोमड़ी होता है, जीव होता है, ठीक है, जंगली जीव होता है, उससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एक झुंड में बना के क्या करता है, दूसरों का शिकार किया जाता है या अपने परिवार का पालन पोषण किया जाता है। तो उस चीज से लोग ये सीख सकते हैं कि परिवार में रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी लोमड़ी परिवार में बना के नहीं रहेगा तो सबका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कोई भी किसी शिकार को कर नहीं पाएगा। लेकिन वो परिवार में रहते हैं जिसके कारण क्या होता है, वो शिकार को कर पाते हैं या अपना पालन पोषण कर पाते हैं। इसी प्रकार उस जीव से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार में, एक समुदाय में, एक समूह में बन के रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो देख सकते हो हर एक जीव से, इसी प्रकार तुम बहुत सारे छोटे छोटे चींटी से भी सीख सकता है, वो कितना परिश्रमी होता है, छोटा छोटा दाना को चुनकर ले जाता है, ठीक है। तो हर एक जीव, छोटा से छोटा जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव जो प्रकृति में विराजमान है, ठीक है, उन सारी जीवों से तुम कुछ ना कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला क्या है, प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य हर एक जीव से कुछ ना कुछ सीख सकता है जो मनुष्य के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि बंद चार दीवारों में दी गई शिक्षा से कहीं ज्यादा बेहतर है खुली हवा में ग्रहण किया गया ज्ञान। तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा, खुली वातावरण में अगर तुम रहोगे तो ये सारी चीजों को देखेगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से परिवार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से हमको परिश्रम करना चाहिए अपने भोजन के लिए। ये सारी चीजें किताबों में तुमको पढ़ा देंगे तो तुमको सिर्फ क्या होगा, जब भी मास्टर साहब पूछेंगे कि बाबू बताओ कि हमें भोजन के लिए क्या करना चाहिए, तो भोजन को तुम बोलोगे भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोल दोगे फिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये देखोगे, अपने से देखोगे, अपने से समझोगे तो हाँ भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए। और जब तुम्हें समय आएगा तो तुमको जब भोजन की तलाश होगा तो तुम भी क्या करेगा, आलसपन नहीं करेगा, वहां पे परिश्रम करेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि किताबी ज्ञान है जो तुम्हें ज्ञान दे, तुम्हें क्या होगा उस समय समझ में आएगा, तुम्हारा बुद्धि को बढ़ाएगा। लेकिन ये सारी चीजों को देखोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और सारी चीजों को तुम अमल करेगा अपने लाइफ में, ठीक है। उनका मानना था कि दीवारें मस्तिष्क की दशा पर प्रभाव डालती है, इसलिए भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा जो प्रकृति से दूर एक बंद कमरे में के भीतर प्रदान की जा रही थी उससे ये विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक माहौल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शांति निकेतन 1901 ईस्वी में आश्रम विद्यालय खोला और 1901 ईस्वी में जिन्होंने उन्हें क्या कर दिया, चेंज हो जा भाई, हाँ, विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल दिया, ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग, उनका मानना था कि जो चार दीवारी होती है वो बच्चों के मानसिक विकास होता है उस पर बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को चार दीवारी के अंदर से उनको वो कैद जैसा लगता था। जो चार दीवारी में जो पढ़ाने का जो सिस्टम आया ना, उनको लगता था बच्चों को 4-5 घंटे के लिए कैद में कर दिया गया है, मजबूरी में उसको वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे टीचर उसको पढ़ना पड़ रहा है। ये सारी चीजें उनको जेल जैसा, कैद जैसा अनुभव होता है। इन बातों को उन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाओं में हमारे सामने जाहिर भी किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको तो हम पूरा डिटेल में लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो। उनको ये जेल जैसा लगता था कि चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, एक टीचर आ रहे हैं, कभी ये पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में तुमको ये पढ़ने का मन है, उस समय तुमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको हिस्ट्री के पढ़ने का मन है तो मजबूरी में उस समय तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ेगा या ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार की जो शिक्षा है, अभी तो हम लोग है उसके आदि हो गए हैं, वो मेरा रूटीन में आ गया हम लोग का, तो हम लोग को नहीं लगता। उस समय जब ये स्टार्ट हुआ तो ये सारी चीजें बच्चों को लगती थी। इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सारी चीजें किया। तो बच्चों को ये जो माहौल है, जो चार दीवारी है, इस शिक्षा से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रयास किया। शांति निकेतन में उन्होंने 1901 ईस्वी में पहले आश्रम विद्यालय की स्थापना की, जहां प्राकृतिक माहौल में बच्चों को क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद उसी को बड़ा करके उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता को एक साथ मिलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की, ठीक है, 1921 ईस्वी में।
जिसमें प्राकृतिक माहौल से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। विश्व भारती में बच्चों को निम्नलिखित तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाता था। विश्व भारती या फिर बोलो जो आश्रम विद्यालय का ही परिवर्तित या फिर विस्तारित रूप था, वो क्या था, विश्व भारती था। इसमें बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था, किस प्रकार से नियम कानून था, ये शिक्षा करने का तरीका अंग्रेजों के शिक्षा देने के तरीके से किस प्रकार अलग था, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। शांति निकेतन के सीमा में खुले वातावरण में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जैसा कि आपको पता है अभी का जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक क्लास रहेगा, क्लासरूम ये रहेगा। अगर तुम 10 क्लास में हो तो 10 क्लास इतना बड़ा रहेगा, इसमें 50 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, दोनों 60 के सब बैठेंगे और शिक्षक आएंगे पढ़ाएंगे, वो उस तरीके से पढ़ाया जाता। लेकिन आश्रम विद्यालय में बच्चे और जो शिक्षक होते वो घूर घूर कर हर एक चीजों को देख देख के वहां पे शिक्षा को प्राप्त करते थे। जब मर्जी जब वहां पे पढ़े तो वहां पे पढ़ने का, वहां पे बैठ के पढ़ने का, तो वहां खड़ा रह के पढ़ने का मन है तो खड़ा रह के वो पढ़ते। इस प्रकार से बिना किसी बैठने का ये पाबंदी नहीं था, जहां पे तुम भ्रमण करके आराम से तुम शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार का वहां पे खुले वातावरण में, ठीक है, ये शिक्षा को प्राप्त दिया जाता था। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषय का अध्ययन कर सकते थे, ठीक है। जैसा बोले अभी तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो तुम अपनी मर्जी के अनुसार ये सब्जेक्ट वहां पे पढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट निर्धारित है अभी के समय में वही सब्जेक्ट तुम पढ़ सकता है। इसके अलावा तुम्हारा जो मनपसंद सब्जेक्ट है वो तुम नहीं पढ़ सकता। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इनके जो आश्रम विद्यालय था उस समय विश्व भारती, ठीक है, उसमें बच्चे जिस सब्जेक्ट को भी, जिस विषय को भी पढ़ना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं और शिक्षक को भी उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षक के पढ़ाने और विद्यार्थियों के पढ़ने में समय की कोई सीमा नहीं होती थी। दोनों जब तक संतुष्ट नहीं होते थे तब तक यह पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम चलता रहता था, ठीक है। तो देख सकते हो उस अभी तो देखो, अगर तुमको हम बोले कि यहाँ पे 40 मिनट का क्लास लेंगे, समझ लो कुछ हम बता रहे, ठीक है, 40 मिनट में आधा ही बताएं, तो जब पीरियड में लग जाएगा तो हम आधा ही छोड़ के क्या हो देंगे, चल जाएंगे, फिर 2 दिन बाद आएंगे तो तुमको पढ़ाएंगे तो आधा चीजें तुमको समझ में नहीं आएगी। मतलब यहाँ अभी के समय में क्या है, पढ़ाने का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। कोई भी टीचर जाएंगे, अगर हिंदी के टीचर जाएंगे, शिक्षक जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना 40 मिनट या 45 मिनट या आधा घंटा पढ़ाएंगे, फिर आधा ही सब्जेक्ट छूटा या बच्चों को समझ में ना आया तभी वो क्या करें, बीच में छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे फिर उसको समझाएंगे, ऐसे करके चलते रहता है। लेकिन उस समय जो आश्रम विद्यालय था, आश्रम विद्यालय जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, उसमें ये सब सिस्टम नहीं था। अगर हम चीज कोई जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे तो हम तुमको जब तक पढ़ाएंगे तब तक एक एक चीज हम तुमको समझा ना दे, और तुम भी जब तक मुझसे पूछते रहेगा, पढ़ते रहेगा, जब तक तुमको एक एक चीज तुम पढ़ ना ले, जब तक हम दोनों संतुष्ट ना हो जाए, हम पढ़ा के संतुष्ट ना हो जाए, तुम पढ़ के जब तक संतुष्ट ना हो जाए, चाहे इसके लिए 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा लगे ही लगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें वहां पे थी। हम तुमको एक ही चीज 50 बार पढ़ाएंगे, जब तक तुम संतुष्ट नहीं होगा, जब तक तुमको हर एक चीज समझ में नहीं आएगा ना, तब तक वहां पे पढ़ाया जाता था। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा था उस समय, इस प्रकार का सिस्टम था। लेकिन अभी क्या है, अभी तुमको हम समझ लो एक सवाल बता रहे हैं, आधा सवाल अगर हुआ, आधा मेरा पीरियड बीत गया तो आधा सवाल हम 2 दिन बाद बताएंगे, और यहाँ पे देखिए आधा सवाल जब 2 दिन बाद बता रहे तो आगे वाला सवाल तुम भूल गया। तो अभी का सिस्टम ऐसा, लेकिन वहां पे नहीं, वहां पे आराम से जितना समय लेके तुम पढ़ा सको पढ़ाते जाते थे, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति, मानव और शिक्षा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि प्रकृति, मानव और शिक्षा क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति क्या है, मानव का सबसे बड़ा शिक्षक है, वो प्रकृति मानव को क्या प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करती है। प्रकृति से बड़ा शिक्षक हमारे लिए कोई नहीं है। तो समझ में आ गया ना, प्रकृति को लेकर, मतलब नेचर को लेकर और एजुकेशन को लेकर और एक मैन, आदमी को लेकर, आदमी मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी, ठीक है, आदमी मतलब औरत आदमी दोनों ही, पुरुष, ठीक है, व्यक्ति को लेकर तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड थे, तीनों को किस प्रकार से आपस में संबंध है। मनुष्य जाति जो है उसका सबसे बड़ा शिक्षक कौन है, सबसे ज्यादा शिक्षा उसको कहां से प्रदान होता है, हमारे प्रकृति से ही प्रदान होता है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। और ये काफी हद तक क्या है, सही है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो, चिड़िया से तुम सीख सकते हो, चींटी से तुम सीख सकते हो, लोमड़ी से तुम सीख सकते हो, हर एक जीव जो जंतु है, ठीक है, उन सारी चीजों से तुम सीखते हो। यहाँ के पेड़ पौधों से भी सीख सकते हो, ठीक है। पेड़ पौधों से क्या सीखते हो, पेड़ पौधों का गुण क्या है, देखना, वो जितना भी फल फूल होता है वो खुद नहीं खाता, दूसरों को दे देता है, हमारे लिए दे देता है। उसी प्रकार हम लोग को भी क्या करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास सामर्थ्य है कि हम दूसरों को दे सके तो हमें खुलकर उसको देना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकृति, मानव और शिक्षा तीनों एक दूसरे से कैसे
रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो हिस्ट्री का 5th चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। 8 वीडियो पूरा लगा है, पूरा सिलेबस हम लोग का अभी 2022 के लिए हम बोल सकते हैं 2022 का हिस्ट्री हम लोग का पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, पूरा 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और पूरा रगड़ के तुमको करना है, एक एक चीज तुम लोग कर पाएगा इतना हम करवा दिए, और बहुत सारी चीजें करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अभी ग्राफ मैप पॉइंटिंग है वो सब करवाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन इतना अभी तुम लोग कंफर्म कर लो कि 1 से 5 चैप्टर पूरा नोट्स बना के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।